Okay, good evening everyone. Let's start today's class. तो पिछली क्लास में हम लोग जो बात किए थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, और पिछली क्लास में आप लोगों को जो भी डाउट्स वगैरह हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो क्लास के एंड में। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अभी क्लास नोट्स अपडेट नहीं हुए होंगे, आज से वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो, आज से आपको नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे ऐप पर। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को यहीं छोड़ा था, याद हो तो? क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? यस सर। यस Yes, सर। sir. साफ आ रही है? लैग तो नहीं हो रही है? नहीं सर। नो सर। No, it's ओके okay. चलो, थैंक यू Yes, सो sir. मच। सब लोगों को अब अपने आप को म्यूट कर लें और मेरी बात ध्यान से सुने। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट x नॉट y नॉट एंड एनी कर्व rho is equal to 1 plus y prime square whole raised to the power 3/2 divided by y double prime at x नॉट y नॉट। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताता है कि कर्व के अलग अलग जगहों पर कितनी कर्वेचर के कितनी रेडियस के सर्कल से उसको फिट किया जा सकता है। एवरेज ऑफ ए फंक्शन और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये पिछली, बेटा आवाज बंद करें, मैं बार बार एक एक करके अलग बताऊंगा नहीं। सर ये कोई है, इसको आप कर दें आप सर। सर आप ये सभी को सर म्यूट ये कर ये दीजिए। हमेशा ही अनम्यूट हो जाते हैं सर, ये कोई हमेशा ही हो जाते हैं, हर एक क्लास में हो जाते हैं। मैं म्यूट कर दूंगा, चिंता ना करें, हाँ सर। देख रहा हूं मैं भी। ठीक है, चले आप लोग, बाकी लोग म्यूट रहे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर निकालने का तरीका क्या है, आपको पता चल गया। एवरेज निकालने का आपको तरीका मैंने बता ही दिया था। एरिया अंडर द कर्व बाय डीएक्स आपने पता ही होगा आपको। लेंथ ऑफ कर्व इंटीग्रल डीएक्स, और यू कैन से इंटीग्रल ए टू बी अंडर रूट डीएक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ओके, सो दीज आर दी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस जिसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है अक्सर। ओके, लेट अस कंसीडर ए प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आई थिंक कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। ओके, आप लोगों को स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है? क्वेश्चन शुरू से दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके चलिए, तो एक कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम को। मैंने जो भी कंसेप्ट आप लोगों को कल पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड समझाया था वो मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी लोग मैच्योर हैं, आप लोग जानते हैं टीचिंग को क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट भी करते हैं अपेक्षाकृत और छोटे क्लासेस की तुलना में। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने आप को जब म्यूट करने को कहा जाए तो म्यूट रखें, ठीक है। आपकी हर समस्या का समाधान होगा, ये बात आपको डेफिनेट श्योर मैं दे रहा हूँ। किसी बात पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने ये क्या पूछ डाला। आप लोग इस बात की बिल्कुल चिंता न करें, आप कोई भी बात पूछेंगे उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर उस टाइम पर नहीं दे पाया बाय द वे तो आपको मैं वक्त देकर दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। A particle is moving in a plane with a constant radial velocity of 12 meter per second. Means particle is moving in a plane with a constant radial velocity. Means radial velocity क्या है? 12 meter per second है। And constant angular velocity means omega is 2 radian per second है। When the particle is at a distance of r is equal to 8 meter from the origin, the magnitude of instantaneous velocity of the particle in meter per second is, ये आपको अगर निकालना है तो obviously you can solve this problem in polar coordinates easily. Am I correct? क्योंकि रेडियल वेलोसिटी पता है, r पता है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो सब निकाली जा सकती है। तो क्या आप लोग ट्राई करेंगे इसको? अगर आप लोग एक पेपर पेन लेके बैठे हो तो आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करें क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई है और आप लोगों को क्या क्या निकालनी है। Just for your involvement in the class,
आपका इन्वॉल्वमेंट बने क्लास के अंदर, इसलिए आप लोग केवल पेन कॉपी हमेशा लेके बैठे, जिससे कि आप लोग कुछ ना कुछ उस पर लिखते रहे। सर कार्टेशियन में नहीं हो सकता ये सोल्व? कार्टेशियन में करेंगे बेटा तो आर की वैल्यू आपको फिर कार्टेशियन में लिखनी पड़ेगी। करने को आप किसी में भी करें, फिर रेडियल वेलोसिटी की जगह आपको, एंगुलर वेलोसिटी की जगह आपको एक्स डॉट वाई डॉट चाहिए होगा। रेडियल वेलोसिटी भी आपको एक्स डॉट वाई डॉट के टर्म्स में ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि फिर आप क्वेश्चन बहुत फैला लेंगे। ओके सर। आंसर दे दिया है 20 आ रहा है, 20 मीटर पर 20 आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है 20। जस्ट चेक योर सेल्फ वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। देखिए आंसर सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। VR is equal to 12 meter per second according to problem. Theta dot is equal to omega 2 radian per second. This is also according to problem. R is equal to 8 meters from the origin. Then find magnitude of V. This is the problem. So what is given in the problem and what you want to find in the problem, all are mentioned in this page. So BR is equal to hota hai, B is equal to hota hai VR R cap plus VT theta cap, with VT is equal to transverse velocity is R theta dot. So transverse velocity R theta dot, VR is already known 12 meter per second, and R theta dot, R means 8, theta dot is 2, तो 8 2 जा 16, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक everyone got my point. If you have any doubt, you can ask any question at any time. Is there any doubt? नो सर। नो सर। जिसको नहीं है वो चुप रहे और जिसको है वो बोले। ओमेगा की नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं ना, इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। हाँ सर ओमेगा की वैल्यू तो जैसे 2 पाई बाई टी होती है। ओमेगा की वैल्यू, हाँ जी। ठीक है, 2 पाई बाई टी होती है, टी तो टाइम सर पीरियड होता है। मुझे ये चीज नहीं समझ आई, इसमें ओमेगा की वैल्यू थीटा डॉट कैसे माना हमने? ये कौन बता रहा है 2 पाई बाई टी होती है? ये बेटा कहाँ से आया इसके बारे में आपको पता है? ये नहीं पता होगा, शायद पता होगा, वैसे आपको याद नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, ना कि 2 पाई बाई टी। अब अगर पूरा सर्कल घूम जाए तो एंगल 2 पाई, और कितने देर में घूम जाएगा? पूरे टाइम में। तो ये बनता है इससे फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला तो ये है ना, तो इसी को लिख देते हैं थीटा डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए। In plane polar coordinate, an object's position at time t is given by r is equal to दिया हुआ है e raised to the power t and theta is equal to दिया हुआ है under root 8t। ठीक है, the magnitude of its acceleration in meter per second square at t is equal to 0 to the nearest integer is, answer is mentioned but you have to find at your own. Just try once, जस्ट ट्राई वंस। अपने पेपर कॉपी पे कुछ ना कुछ तो लिखो। कुछ लोगों को मतलब अगर आपको लग रहा है कि सर तो देख नहीं रहे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा। ट्राई करके देखें 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, इतना समझ लें आप। और आपसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो जब आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में दिए हुए हैं, e raised to the power t मीटर एंड अंडर रूट 8t रेडियंस, तो t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला आप लोगों के पास है? यस सर। कल करवाया था मैंने। यस सर, जो आपने लिखवाया था एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। हाँ वो लिखा होगा। तो उसमें आप रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल लो, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। करो, कोशिश करो।
हो गया सर। आ रहा है 9? यस 9 आ रहा सर। है? यस सर। चलिए आपके सामने मैं इसका सोल्यूशन भी कर देता हूँ, आप लोग अपने आप को क्रॉस चेक कर ले, और जिनका नहीं हो रहा है वो देख ले एक बार। आपको क्या दिया हुआ है? r इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर टी। तो इससे आप r डॉट निकाल लें, फिर r डबल डॉट निकाल लें, चाहे आप r डॉट निकालें चाहे आप r डबल डॉट निकाल लें। ई रेज टू दी पावर टी तो बहुत ही बेशरम है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता डॉट करो चाहे ना करो, है ना। ई रेज टू दी पावर टी तो हो गया आपका ई रेज टू दी पावर टी, एंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 8 टी है, तो थीटा डॉट आ जाएगा अंडर रूट 8 और थीटा डबल डॉट आ जाएगा 0। अब ए आर निकालोगे तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर निकाला, ए टी निकालोगे तो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, आपने ये निकाला। टी इज इक्वल टू 0 पे निकाला, ए आर और ए टी ये आया, अंडर रूट लेके स्क्वायर कर दिया तो आपको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो सर। एम इज व्हाट? आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा है ये एम क्या है। मीटर। एम बेटा मीटर और रेडियन, इसकी यूनिट्स विद यूनिट्स नॉट मास। सर जैसे आप मतलब इसमें ब्रैकेट में मीटर रेडियन रिप्रेजेंट कर रखा है, ऐसे ही करते हैं मतलब वैसे ये नेचुरली? बेटा जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने वहां से उठा लिया है, ऐसे ही लिखा हुआ आया था। ओके सर। तो ऐसा होता है ना, कभी कभार हमें क्या करना होता है, कुछ भी लिखा हो ना उसका कंसेप्ट समझने के लिए आपको वो भी करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आर इज इक्वल टू, यहाँ मीटर लिख दिया, आर ए डी लिख दिया, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप खुद ही समझो कि ये एम क्या है। ओके सर। डन सर। चलिए अगली प्रॉब्लम आपके सामने है, सोल्यूशन भी आपके सामने है, बहुत आसान है इसलिए एक बार पढ़ के और दिखा देता हूँ। A particle is moving on a plane at some instant of time. Radial velocity of particle is root 3 times of transverse velocity. It means given Vr is equal to root 3 times of Vt. If speed of particle is 8 meter per second, means V is equal to 8 meter per second. Then what is the value of transverse velocity is? तो Vt निकालना है, तो V is equal to under root Vt square plus Vr square is equal to 8. Vr और Vt में रिलेशन हमें पता ही है, वो लगाते हैं। अगर Vr is equal to root 3t, तो यहां से Vt निकल आएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक मिनट को पहले एक काम कर ही देता हूँ, मैं कल वाली बात भूल गया हूँ, स्लाइड नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूछना भी आसान होगा। जस्ट अ मिनट। अब आप लोगों को दिख रही स्लाइड नंबर दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। ये यहाँ बॉटम में लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक। यस सर। चलिए अगली प्रॉब्लम आपके सामने है। पार्टिकल इज मूविंग अंडर ए रेडियल फोर्स, इफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी, देन रेडियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर रेडियल फोर्स, इट मींस देयर इज नो ट्रांसवर्स फोर्स, it means there is no transverse acceleration. So hint is in this sentence. So at is equal to 0. At is equal to 0 means 2r dot theta dot plus r theta double dot is equal to 0. And it is also given that Vt is proportional to t. Transverse velocity is proportional to t. है ना? तो Vr के बारे में बताना है किसके प्रोपोर्शन होगा। तो जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। जस्ट सेपरेट द वेरिएबल्स, r को नीचे ले जाए, थीटा डॉट को नीचे ले जाए, तो ये आ जाएगा 2r डॉट अपॉन r प्लस थीटा डबल डॉट अपॉन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। जस्ट इंटीग्रेट, इफ यू इंटीग्रेट इट देन यू गॉट 2 log r प्लस log थीटा डॉट इज इक्वल टू log c, log r स्क्वायर प्लस log थीटा डॉट इज इक्वल टू log c। तो r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू c। r स्क्वायर थीटा डॉट में से एक r नीचे ले जाएंगे
तो r थीटा डॉट इज इक्वल टू c अपॉन r थीटा डॉट होता है vt, तो vt इज इक्वल टू c अपॉन r। अब vt इज इक्वल टू c अपॉन r, तो vt इज प्रोपोर्शनल टू t है, तो c अपॉन r इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t, यानी r डॉट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा। किसी ने पूछा है at इज इक्वल टू 0 कैसे होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो पहली लाइन में इसका कारण लिखा हुआ है, ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर ए रेडियल फोर्स। अगर पार्टिकल पर केवल रेडियल फोर्स है तो ट्रांसवर्स फोर्स 0 हुआ, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 हुआ। यहीं से इसका हिंट मिलता है। इस इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया है, होल इक्वेशन को? होल इक्वेशन को आप कैसे किसी तरीके से समझ लो, आप ऐसे समझ लो आर थीटा डॉट से डिवाइड कर दिया है। आर थीटा डॉट एफ, अरे आर थीटा डॉट से करोगे तो यार थीटा डॉट कैंसिल हो जाएगा, ये तो आर हो से जाए, करो, है ना? ठीक है, ठीक। वरना ऐसे नहीं समझना, तो ऐसे समझ लो ना, इक्वल टू ले जाओ और आर नीचे ले जाओ, इधर थीटा डॉट नीचे ले जाओ। मतलब सेपरेबल द वेरिएबल्स को सेपरेट हाँ, कर। तभी इंटीग्रेट कर पाओगे ना। ओके ओके सर, अब आ गया। ये सब बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, इसीलिए सोल्यूशन भी आपके सामने लगातार मैं दिखा रहा हूँ। इसमें टाइम नहीं लगाना चाहता मैं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सर स्क्रीन नीचे से कट रहा है कुछ। देखो किसी और को भी ऐसा लग रहा है? नहीं सर ठीक है सर। नो सर। कट रहा है। मुझे लगता है नहीं लग रहा होगा ऐसा। कोई नहीं स्क्रीन सर, कट नहीं रही एकदम होगी, ठीक है। कोई भी ठीक है सर। ये देखो इसमें नीचे वाली पट्टी दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर, रेड वाली नहीं सर। कट रहा है, नहीं कट रहा है। आप अपनी स्क्रीन को जूम आउट करो। ऑटोमेटिकली नहीं हो रही, नीचे वो ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है। यस सर, ब्लैक वाली लाइन तो आई है, मेंशन हुई है इसमें। सर जूम आउट करने के बाद भी नहीं हट रही। नहीं तो सर ऐसा कुछ नहीं आ रहा हमारा। अल्ट दबाओ, हमारे अल्ट दबाने पास पे तो हो सही जाएगा। है बिल्कुल। हमारा तो आ रहा है। वो डबल क्लिक करके वापस क्लिक कई लोगों ने बताया प्रेस एल्ट। नहीं सर, पट्टी तो कोई ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर, बिल्कुल साफ आ रहा है। सर सही हो गया होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बॉटम वाली लाइन खींच के दिखाता हूँ, ठीक है? ये रेड कलर वाली लाइन दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ सर। तो समझ लो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है? सब भ्रम है आपका। और अगर कट रहा है तो आपकी तरफ से कट रहा है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग मैसेज लिख रहे हैं एल्ट से सही हो जाएगा, तो एल्ट वाली जो की है वो दबा दें आप, हो सकता है उससे आपको आराम मिले। सर ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो होती है ना आर थीटा डॉट ट्रांसवर्स, हाँ बिल्कुल। तो सर इसमें सी बाय आर कैसे क्यों लिखा है आपने? बेटा ये जो ये 2 पावर है ना, ये नीचे ले गया हूँ एक। नहीं सर, इस साइड वाले में जहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, सिंस वीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वाले में नीचे। अभी रुको ना, पहले मेरी बात तो सुनो। तो आर थीटा डॉट इज इक्वल टू सी बाई आर हो गया, और आर थीटा डॉट किसके बराबर हो गया? बीटी के बराबर। तो बीटी जो हो गया सी बाई आर हो गया। अब बीटी प्रोपोर्शन में टी के, तो सी बाई आर भी प्रोपोर्शन टी के ही होगा ना। ओके सर, समझ रहे हो? यस सर। चले आगे, चलिए। सर एक स्लाइड बैक करना, हाँ पीछे वाली सर। हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए, a particle is moving on xy plane. When particle is at 1 its velocity is 2 r cap plus theta cap divided by √5. बेटा जो भी चैट है ना, आप अभी बहुत कम लिखा करो, सभी लोगों से गुजारिश है, क्योंकि पॉपअप होती है ना विंडो, तो हर कोई चेक करता है उसको।
अगर बहुत जरूरी कोई बात हो तभी लिखना, वरना ज्यादा मत लिखो चैट पे, ठीक है। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं ये बुकलेट में है क्या नहीं है, ये सब बाद में बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग, अगर ये बुकलेट में होता तो मैंने यहाँ नंबर लिख रखा होता, ये बता दूं आपको। जब बुकलेट में होगा तो नंबर लिखूंगा, बुकलेट का पेज नंबर या बुकलेट का नंबर कहाँ पे है ये, तो ये बुकलेट में आपकी नहीं है। ये केवल वार्म अप चल रहा है, वार्म अप समझते हो, अभी तो शुरू होना बाकी है खेल। हाँ, ए पार्टिकल इज moving on xy plane when particle is at 1 1 चलिए सबको म्यूट कर दिया है मैंने, थोड़ी देर के लिए आप लोग मेरी सुनो, अपनी मत सुनाओ। When particle is at 1 1, its velocity is 2i cap plus theta cap upon root 5. It means velocity is given in polar coordinate system, and what they want, x component of velocity of particle is, means your required data is in the Cartesian coordinate system, means you have a data in polar coordinate system and required data is in x means Cartesian coordinate system. So you have to draw a picture, otherwise you will confuse always. So look at this picture. This is cylinder, this is a Cartesian coordinate system. This one is a Cartesian coordinate system. Again I have drawn this Cartesian coordinate system, and particle is here. Particle is here, and its coordinate is, according to question, is 1 1. It means this distance is 1 and this is also 1, ठीक है। and its velocity at this point is 2 by root 5 along radial direction, 2 by root 5 along radial direction, and 1 by root 5 along transverse direction. So I have drawn this vectors according to this expression. ठीक है, अब हमें x कंपोनेंट निकालना है, तो कोई नहीं, कंपोनेंट्स कर लेते हैं। 2 by root 5, भाई ये 1 है, ये 1 है, तो ये 45 होगा, अभी तो ये 1 1 है, ये 45 होगा, तो ये वाला भी 45 होगा, और ये वाला 45 होगा, तो 2 by root 5 का cos कंपोनेंट cos 45, 1 by root 5 का साइन कंपोनेंट 1 by root 5 साइन 45। ओवरऑल x डायरेक्शन में यही दो कंपोनेंट है, एक माइनस x डायरेक्शन में और एक प्लस x डायरेक्शन में। तो ओवरऑल कितना कंपोनेंट बचा, 2 by root 10 और ये 1 by root 10, तो कितना हो गया, 1 by root 10 ही बचा। यही तो x कंपोनेंट बचा, 2 by root 5 cos 45 1 by root 2 होता है, तो 1 by root 10 हो जाएगा। ये 2 by root 10 और ये 1 by root 10 है, तो टोटल कितना बचा, 1 by root 10। y कंपोनेंट अगर आपसे पूछा होता तो आप देखें, इसका कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो 1 by root 10 आएगा, और इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो 2 by root 10, दोनों का सम आएगा इधर की तरफ को, तो वो 3 by root 10 आएगा। हालांकि आपसे पूछा नहीं गया है। अगर y कंपोनेंट पूछा जाता तो C ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कंपोनेंट पूछा गया, इसलिए D ऑप्शन करेक्ट होगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, हाँ सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तुरंत अपने मूड को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि समय का अभाव है और हमें बहुत कुछ कवर करना है। हमें केवल आपको ये नहीं दिखाना कि बस ये बंडी आ गया और हो गया गेम और आपको सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते भी रहेंगे। तो हम अब बात करते हैं मोशन इन 2D की। और मोशन इन 2D मींस प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोशन इन 2 डायमेंशनल डायरेक्शन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम आर्टिकल अब यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे डिस्कशन चलता रहेगा, उसका कोई वो खत्म नहीं हुआ है कुछ भी।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप चाहे कहीं भी कहें, मोशन ऑफ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड, मोशन ऑफ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड। अब फोर्स फील्ड किसी भी तरीके की हो सकती है भाई, हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात होगी तो चार्ज होगा उसके ऊपर, तब बातें करी जाएंगी। ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तो मास के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जब भी कभी मोशन किसी पार्टिकल की फोर्स फील्ड में होगी तो उसकी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नाम देते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ सकते हैं वो देखें जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन लेवल ग्राउंड, सबसे पहले अगर ग्राउंड समतल है, लेवल में है और कम हाइट का प्रोजेक्टाइल है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल नहीं रही, तो उस सिचुएशन में हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो अपने पास मोटिव है कई सारे। हम रेंज निकाल सकते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने 11th क्लास में खूब पढ़ा होगा। तो हुआ क्या, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से दिखाया है, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and this u is velocity of projection. So a ball is projected with the velocity u at an angle of theta with the level ground. So there are two roles of this velocity. One is to give the height of this height to this projectile, and u cos theta give the horizontal displacement to the ball. Means ये u जो है दो काम कर रहा होगा, एक तो इसका cos वाला कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा होगा और इसका sin वाला कंपोनेंट इसको ऊंचाई पकड़ा रहा होगा। तो देखें आप u के दो कंपोनेंट देखें तो u cos थीटा और ये u sin थीटा। u cos थीटा पे कोई असर नहीं क्योंकि ग्रेविटी की तरह नीचे की तरफ को, ग्रेविटी की तरह नीचे की तरफ को। तो ग्रेविटी जब नीचे की तरफ होगी तो केवल ग्रेविटी की वजह से कंपोनेंट कौन सा बदलेगा, u sin थीटा। u cos थीटा पे कोई फर्क नहीं, तो u cos थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। u sin थीटा हमेशा क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा u sin थीटा कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और इस पॉइंट पर u sin थीटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस वजह से पार्टिकल अब हाइट पकड़ना बंद कर देगा। हाइट पकड़ना बंद कर देगा तो पार्टिकल आगे आने लगेगा, आगे नीचे उतरने लगेगा और नीचे उतरते उतरते फिर इसमें u sin थीटा आने लगेगा और धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन u sin थीटा उतनी ही वैल्यू रख लेगा जितनी वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे थी और u cos थीटा उतना बना ही हुआ है, तो ये उसी वेलोसिटी से जाके टकरा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नाउ दिस प्रॉब्लम इज इन 2D, so you can't use or you can't apply your equation v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and b square is equal to u square plus 2as in the बेटा इसको लिखकर बता तो दूंगा लेकिन इसको फिर बहुत तेजी से करवा नहीं पाऊंगा। इसमें आप लोग कंप्रोमाइज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें आपकी बहुत पढ़ी हुई चीजें हैं। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं लिख के भी बता दूंगा, लेकिन बहुत बेनिफिट नहीं होगा, टाइम बहुत निकल जाएगा। बिल्कुल इसी साफ ये वाला बता दे रहा हूँ। ये देखो 12th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए कर रहा हूँ। बाकी आपकी चीजें मैंने बोला था कल ही आप लोगों को कि लिख के ही बताऊंगा। आप लोग धीरे धीरे समझो लेकिन ये लिखा रहने दो, ठीक है? देर लगेगी नहीं मुझे, मैं तो हटा दूंगा 2 मिनट में, लेकिन अभी इस पे कंप्रोमाइज कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, ओके चलो। हाँ सुने आप लोग, तो मैंने कहा कि हम b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या कोई सी भी इक्वेशन, चाहे वो b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि वो इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए ठीक है, क्योंकि अगर 2 डायमेंशनल मोशन होगी तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि v और u और a सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो वो इक्वेशंस चूंकि 1D के लिए सही है इसलिए यहाँ पर लगाई नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, अगर हम 1D इक्वेशन को यहाँ 2D प्रॉब्लम में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 2D प्रॉब्लम को 2 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देयर आर 2 डायरेक्शंस, one is horizontal direction and another one is vertical direction. तो just apply v by is equal to u by plus 2a by t,
मीन्स कंसीडर मोशन फ्रॉम O to A, O से लेके A तक करो, लेकिन किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में, y कोऑर्डिनेट में, y डायरेक्शन में, तब लगा सकते हो आप, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। कितना है? कितना है? -g। -g। तो -g O से लेके A तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा t है तो t/2। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर O पर? वर्टिकल डायरेक्शन में केवल इस डायरेक्शन को देखो तो u sin थीटा, और बाई डायरेक्शन में वर्टिकल फाइनल पॉइंट O A पर कितनी वेलोसिटी है? 0। वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u sin θ/g। बहुत फेमस फार्मूला, आप लोगों को रटा हुआ होगा, याद भी होगा। ठीक है, फिर से वही काम करते हैं, अप्लाई O to A, मतलब मोशन को O से लेके A तक अप्लाई कर रहे हैं, और अब फार्मूला बदल दे रहे हैं। b/2 = u/2 + 2a/s/, मतलब y डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। फाइनल वेलोसिटी एट A 0, इनिशियल वेलोसिटी एट O u sin थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -g, और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ O से A तक जाने में वर्टिकल डायरेक्शन में? h। तो यहां से h निकल के आ गया कितना? u² sin² θ/2g। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। बहुत फेमस है, आप लोग अगर एक बार नजर से देख लोगे तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा देखे देखे से होंगे। सर t = t/2 कैसे आया? बेटा O से लेके A तक जाने में t टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो O से लेके B तक, सॉरी, तो O से A तक कितना टाइम लगेगा? हाफ टाइम। वही लिखा हुआ है। अगर यही O to B लिख देता ना तो यहाँ t लिखता, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी -u sin थीटा लिखता, तब फिर से वो 2u sin थीटा हो जाती जुड़ के। क्लियर है? जी सर। चलिए, अब फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूं O to B बट ऑन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। O to B अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x डायरेक्शन में, तो sx = uxt + ½ axt², x एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी चला? r। कितनी इनिशियल वेलोसिटी? u cos थीटा। कितना टाइम? t पूरा। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0, कुछ नहीं, तो यहां से t की वैल्यू लगा दें 2u sin θ/g, और u² हो गया 2u sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया, तो r = हो गया u² sin 2 θ/g। इज इट करेक्ट? फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर आप अधिकतम चाहते हैं, महत्तम चाहते हैं, तो क्या आपको sin 2 थीटा अपने पीक पे होगा तभी होगा ऐसा, और sin 2 थीटा अपने पीक पर वैल्यू कितनी देता है? 1। तो sin 2 थीटा 1 हो जाएगा, तब ये r क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। sin 2 थीटा 1 हो जाएगा, मतलब 1 मतलब sin 90, तो 2 थीटा = 45, थीटा = 45, यानी 45 एंगल, एट 45 एंगल रेंज इज मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? जब sin 2 थीटा 1 हो जाएगा तो u²/g हो जाएगी मैक्सिमम रेंज। ओके, क्लियर है? अब यहां पर एक नोट देख लें, r थीटा वही होगा जो r90 - थीटा होगा। यहाँ थीटा की जगह अगर आप 90 - थीटा से रिप्लेस कर दो इसको, इस थीटा को अगर 90 - थीटा से रिप्लेस कर दो तो 180 - 2 थीटा आ जाएगा, और साइन 180 - 2 थीटा फिर से sin 2 थीटा ही होता है। Am I correct? It means range is same for two complement angles. Complement angles means जिनका सम क्या हो? 90 डिग्रीज हो। जैसे 15 75, 30 60, इनका सम कितना हो रहा है? 90। 30 + 60 = 90, 90 15 + 75 = 90. So at theta = 60 and theta = 30, range is same. However, the height may be different. Height must be different.
यहां तक किसी को कोई बात भी नहीं समझ में आई हो तो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। बेटा बोले आप, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। आ गया सर समझ ठीक है, में। समझ आ गया। आ रहा है सर। नोट वाला दोबारा मतलब, अच्छा नोट दोबारा बता दो। आर थीटा पे वही होगा जो आर 90 माइनस थीटा पे होगा। आप थीटा की जगह अगर 90 माइनस थीटा लगा दोगे तो साइन टू थीटा हमेशा उतना ही रहेगा। इसका मतलब साइन 15 पर निकालो या साइन 75 पे निकालो, तो 15 पर भी वही वैल्यू देगा जितना थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू जितना 75 पे देगा। ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को नहीं आया है तो वो अपने आप भी करे कोशिश। ओवरऑल अगर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम रेंज तो अभी बताइए यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट कब होगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g, जब थीटा 90 होगा, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर थीटा आया था और इसमें साइन थीटा आया था, तब भी थीटा 90। यानी कि आप सबसे ज्यादा देर तक हवा में रखना चाहते हो बॉल को, तो किधर फेंको? 90 डिग्री पे। सबसे ऊंचा फेंकना चाहते हो बॉल को तो किधर फेंको? 90 डिग्री पर। सबसे ज्यादा दूर फेंकना चाहते हो बॉल को तो किधर फेंको? 45 डिग्री पे। इज इट करेक्ट? इज देयर एनी डाउट? नो सर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सर वो लिखा नहीं था पीछे का। ओके, लिख ले बेटा। हो गया सर। हो गया सर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रोजेक्टाइल की पाथ की इक्वेशन क्या है, मींस एक्स वाई का वो कौन सा रिश्ता है जो इनको फॉलो करता है, ये अगर पता चल जाए तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ पाथ। तो हाउ डू यू फाइंड इट, द इक्वेशन? लेट अस कंसीडर दिस प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है और मान लीजिए किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर यहाँ है पार्टिकल। ये देखिए आप, मैंने कर्सर रख दिया, आपने स्नैपशॉट लिया। स्नैपशॉट कहाँ पे पाया आपने? पार्टिकल यहाँ पर पाया। यहाँ पर देखा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? एक्स वाई, और मान लीजिए टाइम के टर्म्स में कहूँ तो टी। मींस एक्स दूरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल दिया, वाई दूरी वाई एक्सिस के लॉन्ग चल दिया, और कितनी देर में चला? टी टाइम में चला। तो एक्स दूरी चलने में लगा समय निकाल सकते हैं, और वाई दूरी चलने में लगा समय, दोनों को इक्वेट कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ पाथ। वही हम करेंगे। तो मोशन कंसीडर फ्रॉम ओ टू पी, ओ से लेके पी तक कंसीडर कर रहे हैं, इतना टुकड़ा बस, और अप्लाई कर रहे हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस करो तो एक्स कितना होगा? एस कितना होगा? एक्स। यू अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? यू कॉस थीटा। टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? एक्सेलरेशन 0। तो यहां से टी निकल आया कितना? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब अलोंग वाई एक्सिस लगाएं, यही काम वाई एक्सिस के अलोंग लगाएं इसी इक्वेशन को। तो एस इज इक्वल टू वाई, यू इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा क्या है? एक्सेलरेशन माइनस जी। टी की वैल्यू यहां से उठा के यहां लगा दे, ये लगा दी, देखिए यू यू कैंसिल हो गया, और बाकी ये टेन थीटा बन गया। तो इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इक्वेशन आ गई? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सुनाई दे रहा बच्चों? हाँ सर। अभिनव Yes, कुमार, sir.
अभिनव sir. कुमार, यस सर। बोल के दिखाओ ये इक्वेशन एक बार। कौन सी वाली सर? ये जो ब्लू कलर से नीचे लिखी बॉटम में हीरो इक्वेशन। सर ये दिख नहीं रही हमें, नीचे ब्लैक ब्लैक y इज इक्वल टू x माइनस gx बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। क्या बेटा हुआ, आपको दिख नहीं रही इक्वेशन? यस सर, वो नीचे ब्लैक ब्लैक आया है, जैसे जिसमें पार्टिसिपेंट्स लिखा है, चैटर, ये सब कुछ लिखा हुआ है, वो हट नहीं रहा। वो टाइम अल्टर दबाने से हटता है। एल्ट दबाओ, एल्टर वाली की दबाओ तो हट जाएगा। हो गया, डबल टैप से भी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोल के देखे अपने मन में, म्यूट कर ले और बोले तेजी, जरा घर पे पता चले क्या पढ़ रहे हैं। सर लेफ्ट साइड में ये रेड कलर में क्या लिखा हुआ है लास्ट में? हीरोज इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन है जो याद कर लो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बाकी सब साइड रोल में और ये मेन रोल में, लीड रोल में। ये तो मैंने लिख दिया है बस मजाकिया तौर पे। हीरो इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व है ना, क्योंकि जब हमें पता चल गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना इस इक्वेशन से। भैया आप बताओ जरा, इस पॉइंट जहां मैंने कर्सर अभी रख रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा इसमें। एक्स कोऑर्डिनेट बेटा कितना होगा? x 0 r x r आर होगा, रेंज एक्स आर के बराबर होगा और y 0 वाई जीरो के। बाई जीरो के, बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे x की जगह r और y की जगह 0 लगा दोगे अगर, तो आप r नहीं निकाल लोगे? हाँ यस। सर। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट बता दो जरा, टॉप मोस्ट पॉइंट की। इसमें 0 वो हाइट आ जाएगी मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट में, सर और h r2 r आ by जाएगा 2 x में, r/2 आ जाएगा। r by x 2 r/2 और हाइट आ जाएगी मेरे पास h t/2 आ जाएगा, टाइम t/2। बेटा कितना h हो कितना जाएगा। सारा बोल रहे हो। केवल आपको ये पूछा था मैंने कि कितना कोऑर्डिनेट होगा, आपको बोलना था r/2 h, बस, इससे ज्यादा नहीं बोलना। अब जब आप r निकाल चुके हो तो यहाँ से h नहीं निकाल लोगे इस इक्वेशन में डाल के? अगर निकालने पे ही आओ तो निकाल लोगे ना सर, हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये सारी इक्वेशंस का एक अकेला वो है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने आप को पहले म्यूट करो, सब लोग अपने आप को म्यूट करो और 2 बार मन में पढ़ो, पढ़ो, मुझे सुनाई ना दे, मुझे सुनाई ना दे। ठीक है, मैं समझता हूं सभी ने बोला होगा। यहाँ तो ऐसे ही प्रसाद मिलता रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए थोड़ा सा टेस्ट बदल रहा हूं, थोड़ा सा तीखा कर देते हैं ज्यादा। इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। मान लीजिए आप किसी ओवरब्रिज के सामने खड़े हुए हैं और आपने क्या किया, ओवरब्रिज के नीचे तले से एक बॉल को फेंक दिया। किस एंगल पे? थीटा एंगल से। कहां से? हॉरिजॉन्टल के साथ। देख रहे हैं आप, पिक्चर बड़ा क्लियर बना हुआ है, इसीलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं। देखें आप, ये देखें कहां से दिखाया मैंने, ये ग्राउंड से सर। ग्राउंड मत बोलो, हॉरिजॉन्टल बोलो इसे, क्योंकि ग्राउंड तो अब ये है ना, देखो ये ओवरब्रिज है ना। जी सर। तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक दिया। अब फेंका तो कहां टकराया जाके? यहाँ। इसके कोऑर्डिनेट क्या है मान लीजिए, एक्स और वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाई है और ये एक्स है, यही तो मतलब हुआ। अगर आपसे कोई कहे रेंज बताओ, रेंज, तो आप एक्स वाई कुछ भी निकाल लो, निकाल लोगे रेंज। कितनी दूर जाके गिरा आपको निकालना है अगर, तो आप एक्स या वाई निकाल लो, या एक्स और वाई दोनों निकाल के अंडर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे वाई स्क्वायर कर दो, आर निकल आएगा। कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो आप बता सकते हो, तो वही हमें करना है। तो पहले सबसे पहले रेंज के लिए काम शुरू करते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, टी निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड आर निकालना, हॉरिजॉन्टल मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी दूर गिरा जाके, है ना। तो अब अपने पास तो हीरो इक्वेशन है ही भाई, इस फार्मूले को लगा तो सकते ही हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है, यू कहां से है, हॉरिजॉन्टल के साथ ही तो बनाई हुई है। थीटा एंगल कहां से है, हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना, एक्स एक्सिस के अलाउंग, एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे।
तो ये फार्मूला तो यहाँ लग सकता है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पे सेटिस्फाई करा देते हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराना है, मतलब क्या हुआ है, वही तो रहेगी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 यहां से मिल जाएगी। ये अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है तो x अपॉन बाई या बाई अपॉन x इक्वल टू tan बीटा, तो बाई इक्वल टू x tan बीटा नहीं होगा, बाई अपॉन x इक्वल टू tan बीटा। भाई tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, तो y इज इक्वल टू x tan बीटा। अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व क्या करना है, दोनों बराबर रख दो, इक्वेट कर दो। x x x कैंसिल हो गया, यहां से x निकाल लिया तो कितना आया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g tan थीटा माइनस tan बीटा। अब क्या रह गया, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि जब x पता चल गया तो आपको r तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि tan cos बीटा इज इक्वल टू x अपॉन r होता है। cos बीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। cos बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्यों निकालना ही है भाई, हमें तो केवल x से ही निकाल सकते हैं। तो हम रेंज के लिए बात करते हैं, फॉर रेंज। समझ में आ रहा है, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? नहीं सर सर। बैक स्लाइड करना। क्या कर दी बेटा? अच्छा, अभी फॉर्म आ गया नहीं आ गया CSIR का? नहीं सर। नहीं सर। हो गया सर। No, sir. नहीं सर, एक सर। चलो, अगर किसी का कोई डाउट हो ना, स्लाइड नंबर नोट कर लिया करो पेपर पे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई मेजर डाउट हो तो अभी पूछ लेना। अब हम बात करनी है फॉर आर, रेंज के लिए। रेंज के लिए देखो, ये देखो मैंने ट्राइंगल दिखाया है, ये एक्स है जो हमें पता है, और ये बीटा है, आर निकालना है। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस बीटा। एक्स अपना पता ही है, कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया। याद करने की जरूरत नहीं है। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g cos बीटा tan थीटा माइनस tan बीटा। ओके, ठीक है। अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग x एक्सिस लगा दो, इस एक्सिस के अलोंग। तो वेलोसिटी कितनी है, u cos बीटा, u cos थीटा। दूरी कितने चला है x एक्सिस के अलोंग, x। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा होगा, t। भाई जितना ये टाइम लगा होगा उतना ही तो यहाँ पे आएगा इसका प्रोजेक्शन। तो t टाइम x दूरी और u cos थीटा वेलोसिटी, तो लगा दो। s की जगह x, u cos थीटा की जगह u की जगह u cos थीटा, टाइम की जगह t, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है नहीं, तो ये टर्म जीरो। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा। x हमें नोन है, x हमारा कितना है, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g tan थीटा माइनस tan बीटा। तो यहां से u cos थीटा निकल जाएगा, तो 2u cos थीटा ओवर g tan थीटा माइनस tan बीटा। देख लो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेन चला लो देख लो। जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा है।
हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर। यस सर, आ रही है सर। फॉर इनकन्वीनियंस बीच में फोन आ गया था, उसको अटेंड करने लगा था। कोई नहीं सर। तो ये आप लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया, दोनों आंसर सही आए हैं? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको? टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया इंक्लाइंड प्लेन पर और आपको रेंज मिल गई इंक्लाइंड प्लेन पर। ये कोई याद नहीं रखना है, क्योंकि ये कब तक, ऐसे तो हर फार्मूला याद करते रहोगे तो कितना याद करोगे, है ना? याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये चेक कर सकते हो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए सर एक चीज मुझे पूछना है। हाँ सर यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया है, टी वाई एक्स एरो है, फिर यू कोस थीटा, ये थोड़ा सा ये टर्म जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से बोलो बेटा, ये x कितना हो गया? इधर 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 राइट में टी बाई एक्स, फिर एरो है, फिर कॉस थीटा है। जी सर। अरे ये तो बताने, ये बता रहा हूं मैं कि टाइम t लगा, x दूरी चला, कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, u cos थीटा वेलोसिटी से। हटा दूं इसको? ये बताने का मतलब कुछ और है। एक मिनट रुक जाओ, हटा देता हूं। सर रहने दो, कोई जरूरत नहीं है सर हटाने की, ठीक है सर आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर। पता चल गया सब कुछ। आपने समझा दिया ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये रफ है ये, ठीक है, ठीक। चलिए ये पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो हम कैसे पता कर सकते हैं? इफ बीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, if beta tending towards zero, then this problem is actually becomes this problem. Am I correct? If beta is tending towards zero, inclined plane तो खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या बचेगी? लेवल ग्राउंड पर। हाँ सर, वापस उस पे आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे फार्मूलाज मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट पुट बीटा इज इक्वल टू जीरो, just put beta is equal to 0 in these two expressions, then find out what is the value of r and what is r and t। करके देखें आप लोग। बीटा की जगह 0 लगा दो, 10 बीटा 0 हो जाएगा। टेन पेन बचेगा थीटा। बेटा काट पीट के सब बताओ। वही आ रहा है सर वही आ रहा है सर, 2u sin थीटा अपॉन जी। आपकी स्क्रीन पर करा हुआ है, देख ले एक बार। इसका मतलब क्या है? हम लोग सही चल रहे हैं भाई, फार्मूले पुराने ही आ गए। Yes, स्पेशल sir. केस, Yes. यानी कि ये ज्यादा स्पेशल हुआ, इससे वो भी निकल जा रहा है। क्या सही है? नहीं? Yes, sir. देखिए सब लोगों का यस बहुत जरूरी है, हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे जरूर बताना, कोई ना कोई इशारा करके, चाहे चैट लिखकर मुझे बताते रहोगे तो बड़ा खुशी मिलेगी मुझे कि हाँ मुझे पता है कि भाई सब लोगों को आ रहा है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत आए तो बताते रहना। तो हमें ये पता चल गया कि ये फार्मूलाज हमारे सही है, जी ठीक है। चलिए ये तो अच्छी बात है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरे सर, सर बैक स्लाइड। बेटा दिखा रहा हूँ। सर हम ना साथ में नोट से बना रहे हैं तो इसलिए सर तो टाइम हम लग रहा है। नोट कर रहे हैं सर, आप कोई थोड़ा बात नहीं, वेट कोई बात नहीं बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, लिखो आप लोग। नहीं सर, चलो हम तो पीछे रह गए। अच्छा चलो और लिख लो। सर ये बहुत पीछे रह गए, ये कल क्लास से पीछे रहे हैं। एक्चुअली में देखिए आप लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे जो हो रहे हो ना, एक दो दिन हमारी भी ट्यूनिंग बनने में टाइम लगेगा, ठीक है? एक दो दिन की बात है, उसके बाद हम लोग ट्यून कर लेंगे ना, तो ये जैसे लिखा जी हुआ है सर। ऑलरेडी, मैं जब हाथ से लिखूंगा तो आप लोगों को लिखा हुआ समझ में आएगा। हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। इसके नेक्स्ट वाला दिखा दीजिए। एक मिनट बेटा,
सर नेक्स्ट स्लाइड सर। बेटा एक मिनट। हो गया सर। ओके बेटा सर हो गया। एक मिनट रुक जाए आप लोग। चलिए यहाँ तक हो गया ना आप लोगों का? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाए किस तरीके की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बेटा आवाज बंद कर लें। म्यूट कर। ये सब प्रॉब्लम क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं क्या? ये वाली बेटा किसी बुक से है, जो थॉर्टन मैरियन की बुक है उससे ली हुई है। मतलब कई डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, क्योंकि सब एक बुक में नहीं है और सारी प्रॉब्लम एक बुक की करने लायक नहीं है, इसलिए वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और आपको जो मटेरियल मिलेगा वो आप लोग अपने हिसाब से करना। ठीक है, सारी बुक्स की मैं भी नहीं उठा सकता, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो अलग थोड़ी डिफरेंट होती है वो उठा लेता हूँ, अपने लेक्चर में शामिल कर लेता हूँ। सर इसमें स्लाइड नंबर नहीं है। अच्छा सर जो जैसे हमें बुक मिली हुई है वो फिर हम प्रॉब्लम अपने आप करके फिर आपसे प्रॉब्लम ले लें क्या? बेटा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कैसे करना है वो। ओके अभी सर। आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बुक आपको, बुकलेट कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, वो मिली होगी भले ही, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि वो उसको फोकस ही नहीं किया गया है ज्यादा। ओके सर। मेनली आप लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन यही सब देखेंगे उसमें। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, इसीलिए एससी वर्मा बता रहा हूँ आपको, ले लो। हाँ सर। ठीक है, चलिए ये कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग चाहें तो बहुत सारी बुक्स हैं उनमें प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन आप चक्कर में ना पड़े, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो बस। A particle is fired at speed v at an angle theta. What is the radius of curvature of the parabolic motion? At the beginning, at the top, at what angle should the projectile be fired so that the radius of curvature at the top equals half the maximum height as shown in figure? और फिगर ये दी हुई थी। तो सबसे पहले बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखो आप इस क्वेश्चन अकेले में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन की बात में जो आपको बता रहा था mv²/ρ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और आप इसमें कर्वेचर के बारे में, पैराबोलिक पाथ पर अलग अलग जगहों पर कर्वेचर क्या होती है ये भी आप जान जाओगे। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए लिया है। तो एट द बिगिनिंग शुरुआत में पूछा ना, एक क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग आप क्या कर सकते हो भाई, इक्वेशन ऑफ पाथ आपको पता ही है, y = x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos स्क्वायर थीटा। अब आपको मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फार्मूला बता रखा है, शुरुआत में ही था, यही तो है, 1 + y'² होल रेज़ टू द पावर 3/2 का मॉड। तो हम क्या करेंगे, y = x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos स्क्वायर थीटा। इससे हम क्या निकालेंगे, dy/dx, मतलब y प्राइम। y प्राइम कितना आएगा,
वाई प्राइम कितना आएगा, एक्स की जगह 1 आ जाएगा, टेन थीटा का टेन थीटा माइनस जी 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। लेकिन एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है, तो वहां पे x वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्या यही आएगा? देखो ये यही आएगा। लिख के बता दो सर। ये हाँ समझ सर। नहीं आया। यस सर। यस सर। उसके बाद d2/dx2 निकालो, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो टेन थीटा का 0 हो जाएगा, माइनस जी एक्स का 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। सर क्लियर नहीं हो रहा ये वाला क्लियर नहीं होगा? यस सर। अच्छा रुको, डिफरेंशिएशन करो फिर। वाई डैश बराबर कितना आएगा आप ही बताओ। यही तो आएगा। हाँ और एक बार और डिफरेंशिएट करो, वो भी बताई दो आप ही, कितना आएगा। माइनस जी बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब x बराबर 0, y बराबर 0 लगा दो। तो इसमें टेन आगे सर होगा। यही तो आएंगे। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ d2y ओवर dx2। ये सब कैलकुलेट करो, निकालो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा आ जाएगा। निकालो निकालो निकालो, कॉपी चलाओ, पेन चलाओ। बैक स्लाइड करना सर। सर जैसे सर आपने मतलब नेक्स्ट स्लाइड एक बार दिखा दो, मैं उसमें डाउट था पूरी। हाँ सर, इसमें जैसे आपने हम मॉड ले लेते हैं सर, नीचे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। सर वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम मतलब नेगेटिव भी पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं पॉजिटिव होती है। तो मतलब हम रेडियस मतलब वैसे जैसे पढ़ा तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब अगर वो डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड हो तो पॉजिटिव। वो अलग सेंस होगा, लेकिन यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है वो मतलब वो सर्कल जिससे वो जगह फिट हो, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी रेडियस, और रेडियस कांट बी नेगेटिव, तो रेडियस की वैल्यू है। ठीक है सर। हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में आ जाओ तो ऐसे इफेक्टिव मास आपको याद हो तो नेगेटिव भी हो सकता है। इफेक्टिव मास नेगेटिव पॉजिटिव जीरो आपने सब सुना होगा, टेंसर क्वांटिटी होता है। तो वो तो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए ये तो था पहला मेथड जो कि बहुत रिगरस है। जैसे एक बच्ची को दिक्कत भी हो गई कि वाई प्राइम कैसे निकालें, वाई डबल प्राइम पे लगाओ, फिर होल स्क्वायर करो और ये और वो करते रहो। लेकिन अगर इसको एक ट्रिकी वे में करें और स्मार्ट तरीके से करें, भैया ऑब्वियस है कोई मैथमेटिक्स हमें तो चलानी है किसकी, फिजिक्स की, मैकेनिक्स की क्लास, तो थोड़ा कंसेप्चुअल तरीके से करना चाहिए। और कंसेप्चुअली तरीके से ये है कि भाई पार्टिकल बिगिनिंग में किधर जा रहा है, इधर, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ होगा, इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जी नीचे लग रहा है, जी नीचे लग रहा है, और ये टेंजेंट डायरेक्शन में तो ये इसको टच करता हुआ एक सर्कल ऐसे ही तो बनेगा। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा। और जी का कंपोनेंट अगर लूंगा जी कॉस थीटा, तो सेंटर की तरफ को एक फोर्स आ गया, सेंटर की तरफ को एक एक्सेलरेशन आ गया, कौन सा, जी कॉस थीटा। और सेंटर की तरफ को जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया कितना, जी कॉस बीटा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो v हो गई, तो b स्क्वायर अपॉन रो था फार्मूला याद हो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, v, तो v स्क्वायर अपॉन रो हो गया, तो रो बराबर यहां से कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, v स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा, वो थीटा। जरा समझने की कोशिश करो क्या बोला मैंने।
एक ये भी एस्पेक्ट हो सकता है करने का। देखो ये बिना कुछ करे आ गया आंसर। ये नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, फिर से सुनो। टेंजेंशियल वेलोसिटी इस फार्मूले में ये बता दो मुझे सब लोग कि AC क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, V स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये तो सुना होगा, और रो क्या होता है, कर्वेचर, ये तो कल बताया था मैंने। तो आप एक बात बताओ, एट द बिगिनिंग टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, V, सेंटर की तरफ को एक्सेलरेशन कितना आएगा, G, ये है तो G cos थीटा, और रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन G cos थीटा नहीं आ जाएगा। सर ये सर्कल कैसे ड्रॉ किया आपने बीच में? बेटा ये तो मैंने शुरू में ही बताया था, आप फिर ध्यान नहीं दिए। देखो हर चीज ध्यान से शुरू से पढ़ना है। ये देखो ओके सर। हर पॉइंट पर सर्कल ही तो फिट कर रहा है उस जगह को, ओके सर। तो उसी को तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। बहुत अच्छे से नहीं आई है। चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं, अभी समझ में आएगा। दूसरा पार्ट आप लोग खुद करो। एट द टॉप पर सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे आइए। बोले सर इसमें जी बेटा डाउनवर्ड लगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। सेंटर इसका जो होगा वो थीटा डिग्री पे है। तो इसको मतलब 2 मेथड से सोल्व किया हमने फर्स्ट पार्ट को। हाँ, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में तो जो हमें फॉर्मूला बताया गया था उससे हो गया, वो तो मैथमेटिक्स है मेथड 1, और मेथड 2 मैकेनिक्स है। ओके सर। अच्छा मुझे आप बता दो आप लोग कि इसके टॉप पर कितनी होगी कर्वेचर पहले मेथड से। जैसे पहले मेथड से करिए वैसे ही आप दोबारा करो। टॉप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओगे कोई? h/2 h/2 या r/2 r/2 और h/2 सर। r/2 h हो जाएगा ना, r/2 h सर। यस बस कुछ मत करो, ऐसा सुन लो अब मेरी बात को। इक्वेशन ऑफ पाथ तो यही रहेगी, डिफरेंशिएशन मैंने करके दिखाई दिया है। बस 0 0 की जगह क्या लगा दो, r/2 h लगा दो। हाँ सर। r/2 h लगा दो। r की वैल्यू आपको पता ही होती है, h की वैल्यू आपको पता ही है। लघु के बताओ कितना आ रहा है। ये तो काफी लेंगे बेटा कोशिश करो लगाओ। देखो आपका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होगे कि ये सब कुछ सर भी कर दो, सर ही कर देंगे अगर सब कुछ, तो सर का नेट हो जाएगा दोबारा तिबारा, क्या फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ। आपकी 6 महीने की मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी अगर आपने थोड़ी मेहनत अच्छे से कर ली तो। किसी का निकला? हाँ सर, यूज v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। u स्क्वायर cos स्क्वायर या u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, रो आया ये। रो ही तो निकाला था ना? हाँ जी सर। हाँ रो आया ना। हाँ जी सर। और लोगों को निकालने दो। और लोगों को निकालने दो, किसी एक का और मैच करने दो। एक्चुअल में पिछली जो बैच में बच्चे पढ़ रहे थे, मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं तक उन लोगों का आप लोगों से आगे था। जो लोग मुझसे कल पहली बार मिले थे, हाँ सर। लोग यहाँ तक यहीं तक पढ़ाया था, याद हो, जो पहली क्लास में दूसरी क्लास में मेरे थे, है ना।
हाँ सर, ये तक पढ़ा था, यहीं तक Yes, पढ़ा sir. तो अब Sir, ये रिवीजन क्लासेस नहीं है ना, यहीं तक था। अब आगे जो होगी क्लासेस सारी अलग अलग होंगी, मतलब कहने का मतलब अब आपकी रिवीजन क्लासेस नहीं, अब सब लोग मतलब रिवीजन हो गया, अब आगे बढ़ना है, ठीक है। अगली मतलब इस क्लास से हम यहाँ इस वाली लाइफ से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बराबर आ गए सब लोग। सर प्लीज ना सर, मैनेजमेंट में प्लीज कह देना कि सर मतलब थोड़ा सा रेगुलर रखे, वरना ना वो बीच में फिर पूरा ब्रेक लगा देते हैं। क्या चीज? ये नोट्स तो डालना? क्लासेस 2 दिन 3 दिन चलती है सर, फिर हफ्ता 2 हफ्ता ब्रेक लग जाता है। अच्छा, मतलब आप लोग ये चाहते हैं कंटिन्यूस मेरी क्लासेस हो? सर थोड़ा मतलब, हाँ सर, कंटिन्यूअस लगती रहे। हाँ, मतलब 1-2 दिन की, अगर मैं जैसे मुझे कल जाना है तो मैं आज कल नहीं ले पाऊंगा तो फिर परसों ले लूंगा, लेकिन हाँ मेरी लगातार होंगी क्लासेस, वरना सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा। क्योंकि 50 क्लास में होते हैं 100 घंटे, 50 क्लास होने का मतलब हो गया हर दिन अगर क्लास होगी तब भी 1.5 महीने से ज्यादा लगातार क्लास लेनी पड़ेगी, हो नहीं पाएगी अदरवाइज। ऐड करना कल आपकी नहीं है सर क्लास? किसी दिन 4 नहीं घंटे हो मतलब मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल करना, किसी दिन 4 घंटे हो जाएगी। हाँ मतलब कुछ चेंजेस करेंगे लेकिन आप लोगों की लगातार होगी, चिंता ना करें। नेक्स्ट स्लाइड करना, एक सेकेंड। पहले बेटा ये बताओ टॉप पे आया नहीं आया? यस सर। हाँ सर। यही आ रहा है? यस सर। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो रिवील कर देते हैं, पर्दा उठा देते हैं इससे भी। हाँ पहले नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा बेटा, इसको दूसरे मेथड से करके दिखाओ, टॉप वाले को दूसरे मेथड से एक बार करो अपने आप ही। टॉप पर ये वाला फार्मूला लगाओ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला। कोशिश करो, कोशिश, बस कोशिश। स्क्वायर कॉस जी। तो यही आ रहा है। 10 मिनट, 1 मिनट रुको, आप लोग आ रहा हूँ। हेलो, कुछ आया बेटा? उससे मैच किया कुछ? हाँ सर। करने लगा होगा, थोड़ा देख लो क्या कहना चाह रहा था मैं। मेरे हाथ से करा हुआ देख लो, आप लोग अपने आप को क्रॉस चेक कर लो, गलती हो गई है तो सुधार लो। ठीक है यार, अरे ठीक है। यस सर। यस सर। सेकंड केस देख लो, मतलब सेकंड तरीके से, वी स्क्वायर अपॉन रो, वी कितना होगा? वी कॉस थीटा, रो रो, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी पूरा काम करेगा, ऐसी तो फिट होगा इससे। यस सर। ये देखो, देखो एक बार, वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू हो गया जी, वी इज इक्वल टू हो गया वी कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन रो, तो रो इज इक्वल टू वी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक।
यस सर। थर्ड पार्ट देखिए अब आप, एट व्हाट एंगल should the projectile be fired so that radius of curvature at the top equals half of the maximum height as shown। मतलब इस तरीके की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो कि मैक्सिमम हाइट की आधी रह जाए, तो यानी इस बार रो बता रखा कितना हो, अल्फा पूछा है, रो बता रखा है कितना हो, तो आपने अभी फार्मूला टॉप पर तो निकाला ही है कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। भाई अगर अल्फा पे फेंकोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी हो जाएगी, जो कि h/2 के बराबर हो, यही तो कह रहे हैं। h की वैल्यू पता ही है, u स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, 2g, g से g कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। देखो क्या बात समझ में नहीं आई इसमें? tan अल्फा बराबर 2 है ना सर? हाँ tan अल्फा बराबर 2, सॉरी ये अल्फा होगा। एक मिनट, सी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, रुको एक मिनट। सी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सवाल क्या कह रहा है पहले से दोबारा पढ़ाता हूँ। देखो, एट व्हाट एंगल शुड प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड, किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर करें सच दैट सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप इक्वल्स हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो, h/2 के बराबर हो, तो ऐसे ही तो पिक्चर बनेगा। तो टॉप पर किस एंगल पर, अगर मान लो थीटा एंगल पर फेंका, तो थीटा एंगल पर कितना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा, सॉरी अल्फा एंगल पर, तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, एंड मैक्सिमम हाइट h अगर है तो h/2, उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू दे रखी है, तो रो हो गया h/2, थीटा हो गया अल्फा, सही है ना? तो यहां से अल्फा निकाल लिया, क्या गलती हो गई? डन है सर। फिर भी अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप एक बार पढ़ो, कल फिर पूछ लेना मुझसे अलग से। अब देखो समझ में तो बहुत कुछ नहीं। हाँ बेटा। सर कितनी स्लाइड हो रही है यहाँ पे पहले लिखा हुआ है? 20 तो है। 20th स्लाइड चल रही है सर। हाथ से कब लिखना शुरू करोगे? क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा देना सर। सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पाएगा ना, अभी दूसरी क्लास अभी खत्म नहीं हो पाई है, तब तक आप लोग ये पूछने लगे कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। थोड़ा सा रिलैक्स, अभी एक तो कुछ हुआ ही नहीं, शुरू नहीं हुआ, आप लोग चिंता ना करो, कल से लिख दूं, कल से लिख दूंगा, ठीक है? मैं अपने हाथ से लिखूंगा कल से। हाँ क्या पूछ रहे हो आप? किसी बच्चे ने कुछ स्लाइड इधर उधर करने के लिए बोला है? सर ये पीछे वाली स्लाइड, क्वेश्चन वाली स्लाइड सर बोल रहे हैं। क्वेश्चन वाली स्लाइड देख लो सर, इसके बाद वाली। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोले। सर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली है जो 0 पॉइंट पे, उसमें हमने कंपोनेंट ब्रेक किए हैं, और फिर अब तब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें कंपोनेंट ब्रेक नहीं किए क्योंकि वो पूरा कंपोनेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है -y एक्सिस में। इसी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो ये रेडियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी b है, तो परपेंडिकुलर वाला तो वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर होगा ना। जबकि यहाँ पे जब खींचा था तो वर्टिकल डायरेक्शन ही इसकी रेडियल डायरेक्शन है।
और टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है, समझ रहे हो? नहीं, हाँ जी हाँ जी। फिर से बताता हूँ, एक मिनट। इधर देखो सब लोग, जैसे प्रोजेक्टाइल यहां से, ये समझ लो पहले तो आप सर्कल वाली सर्कुलर मोशन समझो पहले फिर से। ये है इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये है इसकी रेडियल डायरेक्शन, ये बात पक्का होनी चाहिए दिमाग में, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी सर। अब प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका तो एट द इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी किधर है? इधर है ना? यस सर। तो टेंजेंट, ये रेडियल डायरेक्शन इधर होगी ना? यस सर। तो ये फिट ऐसे होगा कर्व, मतलब इस सर्कल से हाँ जी हाँ जी। होगा ना? तो जी के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे, जी इधर है, ये थीटा एंगल है तो जी कॉस थीटा वाला आएगा ना एंगल। जबकि यहां पर अगर देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन ये है जो कि बी कॉस थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन ही रेडियल डायरेक्शन वो पूरी जी ही है, तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही क्या है? हाँ जी सर, यही मैं पूछ रही थी कि वो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना उसी एक्सिस में। हाँ हाँ। यस। आगे बढ़ता हूं मैं, ये प्रॉब्लम अभी आपके में है लेकिन ये किस पेज पर है वो मैं कल आपको मेंशन करके तब भेजूंगा, ठीक है? आप लोग इसका नंबर नोट मत करना। A wheel of radius r rolls on horizontal surface without slipping. Distance moved by a point on periphery of wheel during one full rotation is. एक पूरे रोटेशन में कितनी दूरी चल लेगा कौन? उसकी सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार अलग से दिखाना पड़ेगा मैं समझाने के लिए। देखिए, आपने सुना होगा जब कोई सर्कल लुढ़कता है, जब कोई सर्कल रोल करता है, जब कोई सर्कल रोल करता है तो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है उसका एक पॉइंट किसको ट्रेस करता है? हॉरिजॉन्टल को। नहीं, ट्रेस किसको करता है? किस कर्व को ट्रेस करता है? ये मैंने कई सारे साइक्लोइड बिल्कुल सही बताया। तो देखिए आप, सर्कल के मैंने कई जगह कई पोजीशन के पिक्चर बनाए हैं। जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है रेड कलर का और सर्कल ये लुढ़क रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे की तरफ को क्या होता जा रहा है? ये भागता जा रहा है, ये ऐसे। तो जिस इसका सरकमफ्रेंस का पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? मूव करेगा ना। मान लीजिए ग्रीन कलर का पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां कहीं आ जाएगा? नहीं। तो कुछ इस तरीके का ये कर्व ट्रेस करता हुआ आएगा। एम आई करेक्ट? इस कर्व का नाम होता है साइक्लोइड। यह है साइक्लोइड। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट ने कितनी दूरी तय करी एक फुल रोटेशन में, इस पॉइंट ने कितनी दूरी तय करी फुल रोटेशन में, कौन बताएगा कितनी? बहुत सारे बच्चे बताएंगे 2 पाई आर, लेकिन आपको बता दूं 2 पाई आर आपका गलत आंसर है। डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट है। मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 8r। वही क्या है? इस कर्व की लेंथ। इस कर्व की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालो? इस कर्व की इक्वेशन पता हो, इस कर्व की इक्वेशन पता होगी तो आप निकालोगे, तो फिर लगाओगे ना इसमें dx² + dy² का
अंडर रूट, यही तो बताया कर्व की लेंथ निकालने का तरीका। तो वही करना है हमें, और वो 8r के बराबर आती है, हमें वही करना है। दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल लुढ़कता हुआ, ध्यान देना जरा इधर, सब लोग इधर ध्यान देना। ये सर्कल है इनिशियल पोजीशन में, ये 0 0 पर है, और ये लुढ़कते हुए यहाँ पहुंच गया। दो जगह दिखाएंगे मैंने। ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, देख रहा हूँ यहाँ पे जहाँ हिल रहा है। ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब जब यहाँ पहुंच गया तो ये कितनी दूरी आगे बढ़ गया, कितनी दूरी आगे बढ़ गया लुढ़कते लुढ़कते। अगर ये थीटा एंगल घूम गया है तो r थीटा दूरी आगे बढ़ गया, और यही r थीटा ये भी होगी, है ना। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी ना, क्योंकि ये बराबर बराबर ही होगी, तभी तो ये इससे दूर हटा होगा इस एंगल से। ये एंगल अगर थीटा है और ये r है तो ये r cos थीटा होगा, सॉरी r sin थीटा होगा, और ये वाला r cos थीटा होगा। अब मुझे आप बताओ इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x तो होगा r थीटा माइनस r sin थीटा, r थीटा माइनस r sin थीटा, तो r थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r माइनस r cos थीटा, ये तो y आएगा। तो r माइनस r cos थीटा यानी r1 माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन आपसे मैं चाहता तो डायरेक्ट भी पूछ लेता। आप लोगों ने याद भी की होंगी साइक्लॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी है नहीं, x इज इक्वल टू r थीटा माइनस sin थीटा, y इज इक्वल टू r1 माइनस cos थीटा। हाँ सर। तो ये प्रूफ इसका ये डेरिवेशन ये कि ये कहां से आती है, यहां से आती है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। पिक्चर बना के दोबारा बताऊं इसको, बता दीजिए सर। एक बार बता देता हूं, रुको। देखो एक बार, ये t इज इक्वल टू 0 पे पिक्चर है, और ये t इज इक्वल टू t पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मास जो है, या ये वाला पॉइंट है जो वो कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, घूमते घूमते, ये तो समझ में आ रहा है ना, घूमते घूमते क्या मतलब है मेरा, लुढ़कते लुढ़कते ना। अब आप मुझे ये बताओ कि ये मान लीजिए y एक्सिस है, और ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है। मान लीजिए कितना एंगल घूम गया, थीटा। तो आप मुझे बताओगे ये दूरी कितनी होगी, ये वाली। भाई लुढ़क रहा होगा तो ये वाली दूरी तो r थीटा होगी। भैया r है, ये थीटा है, तो ये r थीटा ही तो होगा, ये वाली दूरी है। और यही छाप इस पे पड़ी होगी, सोचो, जमीन रास्ते पे इतनी तो चला होगा ये, तो ये वाली दूरी हो गई r थीटा, और ये हो गई r थीटा, और ये वाला अगर मैं कंपोनेंट कर लूं तो ये r sin थीटा, और ये वाला r cos थीटा। तो ओवरऑल ये वाला x और y कोऑर्डिनेट क्या बचेंगे, x बचेगा r थीटा माइनस r cos r sin थीटा, और y बचेगा कितना, r माइनस r cos थीटा। क्या हुआ गड़बड़, नहीं समझ में आया अभी भी, बोल दो नहीं समझ में आया तो। आ गया सर। आ गया सर। आ रहा है। अब देखो, अब आपके पास x और y पता चल गया, फिर बचा ही नहीं कुछ भी, फिर तो अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर निकालना है। तो लगा दो, dx कितना होगा, r d थीटा माइनस साइन थीटा का cos थीटा d थीटा, ये तो होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लो भैया, अब तो आपका काम बचा, इसका कर लो, dx निकाल लो, यहाँ से dy निकाल लो, दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट लो, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई,
पूरे सर्कल के लिए 0 से लेके कितना घूम गया पूरा सर्कल, पूरा ट्रेस आउट करने में 2 पाई। तो 0 to 2 पाई इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना। होमवर्क कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 8R आएगा। जरा कर ही लो, होमवर्क छोड़ो, ये अभी कर लो। होमवर्क से CW हो गया, क्लास वर्क। ये इंटीग्रल सॉल्व करो फटाफट। जिनको कठिन लग रहा हो वो बताए मुझे। वैसे cos थीटा का इंटीग्रल बड़ा आसान होता है। हाफ एंगल वाले फार्मूला लगाओ, 2 मिनट में हल हो जाएगा ये। एट आर 8R आ गया। यस सर। तो याद रख लेना आप इसे कि साइक्लॉइड की लेंथ कितनी होती है, एक साइक्लॉइड के एक साइकिल की 8R होती है। सर ये आर थीटा कैसे आया था वो नीचे, बस ये वाला पॉइंट नहीं आया समझ। कहाँ पे? सर अच्छा ये ये हाँ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस नहीं सुना है? यस सर। देखो मैं बताता हूँ। एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितनी निकालनी है? रेडियस कितनी है? आर है। तो आर्क कितनी आ गई? आर थीटा। आर्क कौन सी होगी सर इसमें? अरे रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हुआ? नीचे वाला कैसे आ गया ये आर थीटा? अरे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना जी। एक मिनट। ये वाला हो गया आर थीटा। यस सर। और आप सोचो लुढ़क रहा होगा तो जितना ये दिख रहा है आपको ना, ये उतना ही तो होगी छाप। ओके सर। सोचो, ध्यान से सोचो। अगर कभी आप सोचो, अगर आप साइकिल चलाए होगे कभी, साइकिल में कभी मड लग जाए इतनी जगह पे, तो जमीन पर उतने ही बड़े छाप पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यस सर। देखा कभी ऐसा? नहीं। आगे सर समझ। हाँ तो वहीं से लिख दिया है, क्योंकि रोलिंग हो रही है ना, रोलिंग हो रही है तो इसलिए आर थीटा के बराबर ही होगा। चलिए मान के चलता हूं कि आप लोग ये समझे होंगे। हालांकि आज तक जो रिवीजन वर्क चल रहा था इसलिए थोड़ा सा मशअप हो रहा था। कल की क्लास से हम लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर और सही से करेंगे। और जो भी कुछ चीजें कोशिश करूंगा मैं सारी चीजें अपने हाथ से लिखूं। बस क्वेश्चन प्रॉब्लम देखकर वो छोड़ दूंगा, बाकी चीजें मैं कोशिश करूंगा अपने हाथ से लिखूंगा सारी चीजें, जिससे सारे लोगों का कंसेप्ट भी सही रहेगा और लिखने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी पॉसिबल अच्छे से अच्छा होगा वो मैं कल से करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज पुराना रिवीजन भी था और ये भी था, तो इसको ही आगे हम बढ़ाएंगे। कल की अगर हम बात करें तो कल के जो मुख्य आकर्षण है वो आप जरूर ध्यान रखें। कल मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा। इसके बाद सीधे मैं न्यूटन्स लॉ पे आऊंगा, उसके एप्लीकेशंस पे आऊंगा। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टुडेज क्लास इज ओवर, वी विल मीट टुमारो। स्लाइड थर्ड तो कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ क्या कह रहे हो? स्लाइड कौन सी? थर्ड। लास्ट वाली मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, जिसको जो देखना है वो देख ले। मैं शुरू से रन कर रहा हूँ। ये तो कल की थी बेटा आप मत बोलो बीच में। जिसको जो देखना हो वो देख ले, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ।
बस इतना ही बताया आज की। सर एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार ये कंपोनेंट समझा दीजिए बस, ये r cos थीटा एंड r sin थीटा आपने किसको रिजोल्व किया है यहाँ पे, ये समझ नहीं आया। कहाँ पे? यहाँ पे? ये सर, ये सर। ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, येलो कलर वाला? ये सर। इसमें ये r है तो थीटा ये एंगल है, तो ये r cos थीटा नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा ये भी। ये समझते हो एंगल है? कैसे बताऊं फिर मैं आपको? ये x है, ये y है, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया x अपॉन r, तो x बराबर r cos थीटा, ऐसे करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो जिसमें रेडियल फोर्स प्रेजेंट था, टेंजेंशियल फोर्स 0 था, वो वाला सर एक सेकंड के लिए दिखा दीजिए। इसके जस्ट आगे, हाँ इसके पीछे वाला। बोले। बाकी लोग क्लास छोड़ सकते हैं। सर इस क्वेश्चन में अगर हम मतलब इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफर जिसका जो ट्रांसवर्स फोर्स का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो 0 है, बोल नहीं रहा है वो, ये बोल रहा है कि एक पार्टिकुलर वो रेडियल फोर्स के अंतर्गत ही मोशन कर रहा है। हाँ ट्रांसफर फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, बट सर उसका मतलब ये नहीं होगा ना कि सिर्फ ट्रांसफर एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन मतलब 0 नहीं होगा ना उसका। सर कल आपने जो बताया था कि वो इंडिपेंडेंटली डिपेंड नहीं करता, वो इकट्ठे में डिपेंड करता है। नहीं समझा आप, शायद उससे मैच कर रहे हो। वो जो मैंने बताया था इंटीग्रल AR हाँ dt सर, हाँ सर, इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू VT। हाँ मतलब सर हम मतलब सर इंडिपेंडेंटली हम AR को FR से रिलेट नहीं कर सकते ना सर डायरेक्टली, AT और BT। AR को FR से रिलेट कर सकते हो, लेकिन AR को BT BR से रिलेट नहीं कर सकते। हाँ सर सॉरी, FR नहीं, सॉरी BR से। हाँ इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है, करा भी नहीं है ना, नहीं कर सकते सर। वो स्लाइड नंबर 18-19 पे जो क्वेश्चन कराया था वो प्रोजेक्टाइल वाला, प्लीज वो एक बार बता देंगे? बोले बताओ, सर, इसमें प्रॉब्लम बताओ सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए आप इसे बस। एट द बिगिनिंग मतलब जहां पर शुरुआत हो रही है प्रोजेक्टाइल की, वहां पर आपको बताना है। तो ये प्रोजेक्टाइल जहां शुरू हो रहा है v वेलोसिटी है ना, या फिर आपको 0 पे पता करनी है ना, तो y आपको पता है, y पता है तो dy/dx और d2y/dx निकाल लो एट 0 वो ये आए और इस फार्मूले में लगा दो, इससे निकल के आगे रो किसको नोट कर रहा है? ये बेटा कल आप क्लास में थे? नहीं सर, मैंने लास्ट में लेफ्ट कर दिया था वो। अच्छा, कुछ कारण से, तो इस वजह से। पहली क्लास में मैंने दिखाया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो कल आज भी दिखाया, पहले यहीं से शुरू किया। रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है सर, आगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आई है। सेकंड मेथड से ऐसे निकाला कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब b² अपॉन रो बराबर AC होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g का कंपोनेंट g cos थीटा आएगा। यस सर। और टेंजेंशियल वेलोसिटी v आ गई अपॉन रो, तो यहां से रो निकालो तो सेम आएगा। आ गया सर। ये सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना इसके बारे में। हाँ सर, दोबारा बोलना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो बताया आपने इसके बारे में। कौन सा वाला? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो स्लाइड नंबर 18 पे। ये फार्मूला दोबारा से बता दो। हाँ, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बेटा बाकी लोग आवाज बंद करें, जो बच्चा बात कर रहा है केवल प्लीज बाकी म्यूट कर लीजिए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? ये वाला फार्मूला कैसे, कल आप क्लास में थे?
यस सर। तो बेटा मैंने वहां लिखा था इन जनरल AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन रो। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा होगा V स्क्वायर अपॉन R, लेकिन दैट इज ओनली लिमिटेड टू सर्कुलर मोशन. But if you are talking about any curve path motion, then this formula becomes V square upon rho. Okay sir. Where rho is radius of curvature. Okay. देखो मैं आपको दिखाऊं एक चीज और, एक मिनट रुकिए, सब लोग हैं मतलब कुछ लोग बच्चे होंगे, तो मैं इरोडोव की बुक आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस बुक है. यस सर. कुछ दिखाना चाहता हूं मैं, एक छोटी सी चीज दिखानी है क्योंकि मुझे बड़ा अच्छी लगी ये बात. इसकी इत्तेफाक है कि वो अभी आपने पूछी तो वही बात बतानी है. एक ये जरा दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? यस सर. केवल यूरोडोव की बुक यहां से शुरू हुई, केवल फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स है ना. इसमें देखो बड़ा छोटी छोटी बातें, वी एवरेज इतना, ये इंस्टेंटेनियस इतना, ये इतना है ना, चालू हो गए. और इसमें एक चीज मैंने क्या देखी थी, एक मिनट मैं कुछ और दिखा रहा था. ये देखो, मिल नहीं रहा जो मुझे दिखाना था. खैर कल दिखाऊंगा आप लोगों को. मैं बताना चाह रहा था उसमें केवल सर्कुलर मोशन में एक ही फार्मूला लिखा हुआ है और वो वही वाला है जो ये बात हमारी जिस पे चर्चा चल रही है भाई. ओके सर, थैंक यू. ठीक है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग और बस रोज क्लास में आओ, बस इतनी गुजारिश है. बाकी आप लोग कुछ मत करो अपने हाथ से, बस लिखते रहना. वो बाकी मेरी चिंता मैं अपने आप कर लूंगा चिंता आप लोगों की. ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर.